बिहार में कैसे प्रशांत किशोर राजनीति कर लेंगे, एक सीट ला नहीं पाते हैं। भले ही वो ये कहते हो कि उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने क्या उखाड़ लिया। अरे भाई, ऐसा है, मानसिक स्थिति नीतीश कुमार का हमने थोड़ी ना बोलना शुरू किया है। दिल्ली अलग है, बिहार के राजनीति अलग, वहीं जाति से आगे कुछ नहीं थे। ये गांव के प्रशांत किशोर जो एजेंडा गिनाते हैं वो कैसे हो पाएगा? लोगों के मन में ये हो गया कि हो ही नहीं। कैसे नहीं हो? तापमान बढ़ने लगा है, लेकिन उससे ज्यादा कहीं तापमान बढ़ा हुआ है बिहार की राजनीति में। हालांकि चुनाव में अभी काफी समय बाकी है, लेकिन अभी से ही सभी राजनीतिक पार्टियों की नूरा कुश्ती शुरू हो चुकी है। एक सेट फॉर्मूला था बिहार में पहले, महागठबंधन वर्सेस एनडीए, लेकिन लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है प्रशांत किशोर जी ने। लिहाजा प्रशांत किशोर जी खुद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इंडिया न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, मेरा पहला सवाल ये होगा कि अब 8-9 महीने बाकी है, लेकिन क्योंकि बिहार प्रदेश में चुनाव लड़ना अपने आप में काफी चैलेंजिंग होता है, टफ होता है। आप खुद स्ट्रेटेजिस्ट रहे हैं, देख रहे हैं बिहार की राजनीति को, 2 साल से खुद राजनीति में है। कितना खुद को तैयार पा रहे हैं? नहीं, तैयार दल हो, प्रशांत किशोर हो, उससे ज्यादा बिहार की जनता तैयार है। बिहार की जनता तैयार है बदलाव के लिए, क्योंकि जैसा कि आपने खुद अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि बिहार की राजनीति 2 धुरियों के बीच रही है। एक और लालू यादव जी हैं और एक और नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार हैं। और बिहार की जनता दोनों ही को 35 साल से देख रही है, और कहीं ना कहीं इन दोनों व्यवस्थाओं से, इन दोनों फॉर्मेशन से बिहार की जनता ऊब चली है। अगर आप कोई इंडिपेंडेंट सर्वे बिहार में करा लें तो आपको पता चलेगा कि 50% से ज्यादा लोग अब चाहते हैं कि कुछ नया हो, कुछ बेहतर होना चाहिए, इन दोनों से अलग होना चाहिए। जी। इसका मतलब ये नहीं कि वो सारे लोग जनसुराज को चाहते हैं, ये संभव है कि वो जनसुराज को ना चाहते हो, लेकिन वो बदलाव चाहते हैं, इन दोनों से अलग कुछ होते हो देखना चाहते हैं। तो उस नजरिए से बिहार की जनता बदलाव के लिए तैयार है। अब बदलाव किस सूरत में आता है, किस फॉर्मेशन में आता है, किसको उसका लाभ मिलता है, किसको उसका नफा नुकसान होता है, वो आने वाले महीने और जब चुनाव होगा तो उसके परिणाम बताएंगे। लेकिन बिहार की जनता बदलाव के लिए बिल्कुल तैयार है। सर, बिहार की जनता बदलाव के लिए तैयार है। आप दावा करते हैं कि आपकी सरकार बनेगी। जब हम चाहे एनडीए के नेता हो, बीजेपी जेडीयू के नेता हो, या महागठबंधन कांग्रेस आरजेडी के लोग हो, जब प्रशांत किशोर का नाम आता है तो दोनों जो धुर विरोधी जो धड़े हैं वो एक हो जाते हैं, एक सुर में सामने आते हैं। कहते हैं कि भाई बिहार में कैसे प्रशांत किशोर राजनीति कर लेंगे, एक सीट ला नहीं पाते हैं, कैसे वो सरकार बना लेंगे। अविश्वास, मजाक उड़ाने की बात करते हैं, आपने देखा भी होगा। ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जब जनसुराज की बात होती है, प्रशांत किशोर की बात होती है, एक तीसरे विकल्प की बात होती है, तो ये तीनों ही दल एक हो जाते हैं। ये आपने कहा, मैंने नहीं कहा। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इन दोनों फॉर्मेशंस को, नीतीश भाजपा को और लालू को, इनको राजनीतिक मुफ्तखोरी की आदत लग गई है बिहार में। बिहार में एक बहुत बड़ा तबका जो लालू जी को वोट देता है, वो लालू जी को वोट नहीं देता है, वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा नीतीश के डर से लालू जी को वोट देता है। जैसे मुसलमानों का एक बड़ा तबका है, 18% उनकी आबादी है, वो लोग लालू जी को पसंद करते हो ऐसी बात नहीं है। उनको मालूम है कि राजद ने, लालू जी की पार्टी ने, तेजस्वी ने मुसलमानों का हक नहीं दिया है, उनको भागीदारी नहीं दी है, मुस्लिम बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार की व्यवस्था नहीं की, उनकी तरक्की की बात नहीं की, सिर्फ भाजपा का डर दिखाकर वोट लेते रहे। ये बात उनको मालूम है। बावजूद इसके वो जाकर लालू जी को वोट इसलिए देते हैं क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं है, भाजपा को वोट दे नहीं सकते हैं। इसी तरीके से एक बहुत बड़ा समाज का तबका ऐसा है जो नीतीश और भाजपा से उसको कोई लेना देना नहीं है, वो उनको वोट नहीं देना चाहता है। वो परेशान है यहाँ के नीतीश के भ्रष्टाचार से, जमीन के सर्वे से, प्रीपेड मीटर से, यहाँ के ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था से, पलायन से। लेकिन फिर भी आप कहते हैं क्यों नीतीश को भाजपा को वोट देता है? क्योंकि जैसे मुसलमान भाजपा से डरता है, वैसे ही समाज का एक बड़ा वर्ग लालू जी के जंगल राज से डरता है। तो सब कुछ जानने समझने के बाद भी जब चुनाव आता है, कहता है भैया कुछ भी हो, लालू का जंगल राज लौटना नहीं चाहिए। उसी तरह मुसलमान कहता है भैया कुछ भी हो जाए, भाजपा नहीं आना चाहिए। ये बड़ा वर्ग जो दोनों वोट को पड़ते हैं, इसी वजह से इन दलों की आदत हो गई मुफ्तखोरी की। काम करें ना करें, लालू का डर दिखा के भाजपा नीतीश वोट लेंगे और भाजपा का डर दिखा के लालू वोट लेंगे। अब इनकी चिंता है कि अगर जनता के पास कोई तीसरा विकल्प मिल जाए तो दोनों की खटिया खड़ी हो जाएगी। इसीलिए जब जनसुराज की बात होती है, प्रशांत किशोर की बात होती है, तो ये तीनों एक साथ मिल जाते हैं। तीनों ने मिलकर बर्बाद किया है, लूटा है बिहार को। सर, एक मेरा और सवाल है
जब से आप आए स्ट्रेटेजिस्ट थे, तो जाहिर सी बात है कि जिसके साथ रहेंगे जो विरोध में होगा वो आपके विरोध में बात करेगा। उस समय बीजेपी भी खूब विरोध में थी जब आप 2015 के चुनाव में नीतीश जी की मदद कर रहे थे। लेकिन हमने लगातार आपको देखा है, वॉच किया है आपके एक एक एक्टिविटी को। हमने ये देखा कि जब आप राजनीति में आए, पदयात्रा की आपने शुरुआत की, तो लोगों ने कहा कि अरे केजरीवाल वाली राजनीति जो है बिहार में नहीं चलेगी। फिर लोगों का बहुत हर चीज में वो निगाह रखते थे। जब आपने उपचुनाव में 4 सीटों पर प्रत्याशी खड़े किए, तो सबने देखा कि अरे प्रशांत किशोर क्या कर लेंगे। भले ही आपकी जीत नहीं हुई, ऑन कैमरा बहुत सारे नेता कुछ बोलते नहीं है, चाहे आरजेडी के हों, बीजेपी के हों, लेकिन उनका कहना है कि एक तो फैक्टर आप बने। भले ही वो ये कहते हो कि उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने क्या उखाड़ लिया, लेकिन अंदर से डर है। देखिए, कोई भी बात प्रशांत किशोर की नहीं है। कोई भी बिहार हो या दूसरा राज्य हो, मेरा अपना अनुभव, मेरी अपनी समझ है, कोई भी ईमानदारी से अगर समाज में प्रयास करेगा तो फैक्टर बनेगा ही बनेगा। बात इसकी नहीं है कि उपचुनाव में क्या हुआ। उपचुनाव पे मैं आता हूं। आज बिहार में सबसे मजबूत आवाज सरकार के खिलाफ अगर किसी की है तो जनसुराज की है। सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन हुआ तो जनसुराज ने किया। सरकार अगर किसी से डरी तो प्रशांत किशोर से डरे हुए हैं। क्यों डरे हुए हैं कि भाई कब जब ये चाहे 20,000 आदमी, क्योंकि समाज में जिनके साथ अन्याय हो रहा है, जिनके साथ धोखा हो रहा है, जिन पर लाठियां चलाई जा रही हैं, वो आज किसके पास जा रहा है? वो जनसुराज के पास आ रहा है, वो प्रशांत किशोर के पास आ रहा है। तो राजनीति सिर्फ चुनाव नहीं है, और कम से कम हमारे लिए तो राजनीति सिर्फ चुनाव नहीं है। अगर बीपीएससी अभ्यर्थियों का मामले से प्रशांत किशोर नहीं जुड़े होते, जनसुराज नहीं जुड़ा होता, तो आज इतना बड़ा मामला नहीं बनता। भले ही ऑफ कैमरा करते हो, लेकिन जब बाइट लेने हम लोग जाते हैं तो ये जो बड़े बड़े बीजेपी के नेता हैं, आरजेडी के, वो ये कहते हैं कि उपचुनाव में तो बड़े दावे कर रहे थे। मैं आ रहा हूं चुनाव में बड़े दावे कर रहे थे। मैं उस पे आ रहा हूं। देखिए, जनसुराज पहला चुनाव जो लड़ा वो एमएलसी आफाक अहमद इंडिपेंडेंट जीते। उपचुनाव जो 4 हुए जिसमें हम लोग को सफलता नहीं मिली, उसकी एक बड़ी वजह समय रहा है। 2 चुनाव का परिणाम और अच्छा होना चाहिए था, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं दे रहे हैं। लेकिन जो उपचुनाव हुए वो सिंबल पे चुनाव होता है, और सिंबल हम लोग को मिला है 31 अक्टूबर को, 1 नवंबर को। 10 दिन के बाद चुनाव हुआ, बीच में 4 दिन छठ था। उस वजह से कहीं ना कहीं लोगों को जानकारी भी नहीं हो पाई कि जनसुराज का सिंबल क्या है। दूसरा फैक्टर यह है कि उपचुनाव में जो रूलिंग पार्टी है अक्रॉस इंडिया, उसको थोड़ा एडवांटेज होता ही है। तीसरी बात कि ये 4 जो उपचुनाव हैं ये साधारण चुनाव नहीं थे, ये चारों उन क्षेत्रों के चुनाव थे जहां पर एमएलए जीते हुए हैं, एमपी बन गए हैं, उनका गढ़ रहा है, और वो सारे लोग हारे हैं चुनाव इस बार। एक मांझी जी के बहू को छोड़ दीजिए तो बेलागंज से सुरेंद्र यादव हार गए, तरारी से सुदामा जी के पार्टी हार गई, और जगतानंद की पार्टी हार गई रामगढ़ से। तो ऐसा बदलाव का जहां तक सवाल है तो बदलाव तो जनता ने दिखाया। अब आ जाइए जनसुराज के परफॉर्मेंस पे। जनसुराज को 10% वोट मिला है उपचुनाव में। जो भाजपा के नेता ये कह रहे हैं क्या कर पाए, उनसे जरा पूछ लीजिए कि भाजपा को बिहार में कितना वोट मिला है। भाजपा को पहले 10% वोट लेने में बिहार में 20 बरस लगा है, जनसुराज को 20 दिन भी नहीं लगा। भाजपा को पिछले चुनाव में, मैं राजद और जदयू की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, पिछले चुनाव में भाजपा को 19.6% वोट मिला है बिहार में। जनसुराज को 10% वोट मिला 10 दिन के अंदर। फिर जब एमएलसी का जो उपचुनाव हुआ, जिसमें एनडीए के देवेश बाबू की सीट थी, उसमें एनडीए 4थे नंबर पर, राजद 3रे नंबर पर, और 22% वोट लेकर जनसुराज दूसरे नंबर पर रहा है। तो आप फर्क देख लीजिए, 10-11 नवंबर को जो चुनाव हुआ और 10 दिसंबर को जो चुनाव हुआ, उसी में वोट शेयर जनसुराज का डबल हो गया। और सबसे बड़ा नुकसान किसको हुआ? एनडीए को हुआ। अगर तिरहुत विधान परिषद क्षेत्र में जनसुराज चुनाव नहीं लड़ रहा होता तो एनडीए वाले जीत जाते। क्यों जीत जाते? क्योंकि सामने राजद थी। लोग कहते भैया राजद को दे नहीं सकते हैं, सब देता। तो एनडीए वाले जो है, भाजपा जदयू की सीधी लड़ाई इनसे है, और जनता को चुनना है एनडीए और जनसुराज के बीच में। राजद तो मतलब रिजेक्टेड पार्टी है। कैसे कर सकते हैं? मैं कैसे है मैं आपको बता दे रहा हूं। राजद 2010 के बाद से
लगातार चुनाव बिहार में कभी जीते ही नहीं है। 2010 में एमपी का चुनाव देख लीजिए, उनको एमएलए के चुनाव देख लीजिए, 2014 का चुनाव देख लीजिए, 2019 देख लीजिए, 2024 देख लीजिए, कहीं राजद के 5 से ज्यादा एमपी नहीं आए। बीच में विधानसभा में 2 बार उनके 70 सीट आए, 70 से ज्यादा। कब आए? जब 15 में मैं उनका चुनाव करा रहा था महागठबंधन का, तो उनको 80 सीट आया। और पिछली बार जो 75 सीट आया है वो प्योर अर्थमेटिक है। चिराग पासवान 35 जगहों पर वोट काट ले गए जदयू का, तो अगर वो 35 माइनस कर दीजिए तो राजद वही 25 सीट पर है जी। अगले चुनाव में भी राजद का वही बेस है, 20-25 सीट से ज्यादा राजद जीत नहीं सकती है बिहार में। अब मुकाबला यहाँ अभी जो लोकसभा हुआ है उसमें 176 सीटों पर एनडीए के लोग आगे थे, अगर आप लोकसभा को विधानसभा में परिणत कर दें तो सीधा मुकाबला एनडीए और जनसुराज के बीच में होगा। राजद को तो जनता 15 साल देख चुकी है भाई, उनका जंगल राज लोगों ने देख लिया है। लोग भूले नहीं है, लोग भूले नहीं है अपहरण, लोग भूले नहीं है जंगल राज, लोग भूले नहीं है कि लालू यादव के राजद ने 15 साल क्या किया। जंगल राज की बात करते हैं, आप तेजस्वी की जब बात करते हैं तो जो आरजेडी के लोग हैं, जो महागठबंधन के लोग हैं, सीधे आरोप लगा देते हैं कि नहीं ये तो बीजेपी की बी पार्टी है, और तेजस्वी पर जिस तरह से आक्रामक रहते हैं बीजेपी पर नहीं रहते। ठीक ऐसा है कि कहीं ना कहीं ये भाजपा वाले लोग या बिहार में एक परिपाटी बना ली है कि कोई आदमी लालू यादव पर अटैक नहीं करेगा, नहीं तो लालू यादव अगड़ा पिछड़ा कर देंगे। तो आज तक किसी ने कहा ही नहीं कि भाई तेजस्वी यादव नौवां फेल है। मैं उनके चारा घोटाले पर नहीं बोलता हूं, मैं उनके कुव्यवस्था पर, वो जो 1.5 साल उप मुख्यमंत्री थे उन्होंने क्या किया नहीं किया उस पर नहीं बोलता हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि जो मुख्यमंत्री का लड़का डीपीएस में पढ़ते हुए 9वां नहीं पास किया, वो ये दिखाता है कि उस शिक्षा के प्रति उसकी सोच क्या है। और इस बात को डंके की चोट पर किसी ने कहा है बिहार में, तो प्रशांत किशोर ने कहा है जी। तो स्वाभाविक है कि उनको कुलबुलाहट होगी। मैं तो कैमरे पर लालू जी की तारीफ करता हूं कि लालू जी ने समाज के दबे कुचले वंचित वर्गों के लिए जो शुरुआती सालों में काम किया है, उनको आवाज दी, सम्मान दिया, उसके लिए उनका सम्मान होना चाहिए। लेकिन उसी समाज में अब ये समझ ये भी बन गई है कि जिस समाज के लोगों को लालू जी ने आवाज दी, सम्मान दिया, उस समाज के बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था नहीं की, उनको भूमि नहीं दिया, भूमि सुधार बिहार में नहीं लागू करा, उनको बच्चों को रोजगार पूंजी की व्यवस्था नहीं की, आवाज दी और ये कहा कि मेरे और मेरे बच्चों का नारा लगाते रहो। इसीलिए किसी जमाने में जब लालू जी को 54 में 53 एमपी जीते थे, आज उनको 5 एमपी नहीं जीत रहे, उसी समाज के लोग नहीं वोट दे रहे हैं। अब जो ये लालू जी का डर दिखाकर या अल्टरनेट के तौर पर भाजपा नीतीश वाले पिछले 18-19 साल से शासन कर रहे हैं, इनको चुनौती जनसुराज इसलिए दे पाएगा क्योंकि हम लोग गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, हम लोग जंगल राज वाले लोग नहीं हैं। तो जो इनको डर का वोट मिलता है, लालू के डर का वोट मिलता है, वो भाजपा वालों का इस बार नहीं मिलेगा, इसलिए वो हारेंगे चुनाव। एक और सवाल है सर, आप तेजस्वी पर आक्रामक रहते हैं, आप लालू यादव पर बोलते हैं, लेकिन हालिया दिनों में जिस तरह से आप नीतीश कुमार पर आक्रामक रहते हैं, खासतौर पर अभी कुछ दिन पहले भी आपने उनकी मानसिक स्थिति पर सवाल उठाया, जेडीयू का एक नेता सामने आया और आप पे वो बरसने लगा, वो आपने सुना भी होगा। सब कह रहे हैं कि भाई प्रशांत किशोर को कोई मौका नहीं मिल रहा है, तो अब नीतीश कुमार से मुकाबला करने लायक है नहीं, तो उनकी मानसिक स्थिति पर सवाल उठा रहे हैं। अरे भाई ऐसा है, मानसिक स्थिति नीतीश कुमार का हमने थोड़ी ना बोलना शुरू किया है, हम तो किसी के व्यक्तिगत चीजों पे बोलते ही नहीं है। नीतीश कुमार की मानसिक हालत पर सबसे पहले टिप्पणी नीतीश कुमार के चहेते भाजपा के बड़े नेता, यहाँ के उप मुख्यमंत्री 11 नवंबर 2023 को सुशील कुमार मोदी ने विधानसभा के से बाहर निकल के कहा कि इनकी मानसिक गंभीर बीमारी है। इनको वीडियो जारी किया हमने, आप देख लीजिए। नीतीश कुमार के मानसिक दिवालियेपन की बात तेजस्वी यादव ने कही है, हम थोड़ी ना कह रहे हैं। हमने तो जब, और उनके जो हाव भाव हैं नीतीश कुमार के, जो अंदर खाने बात हो रही है, घर घर बिहार में चर्चा हो रही है, पत्रकार बता रहे हैं, अधिकारी बता रहे हैं, मंत्री नेतागण बता रहे हैं, हर आदमी बता रहा है कि नीतीश कुमार को अपना नाम याद नहीं रहता है, नीतीश कुमार को अपने साथियों का नाम नहीं याद रहता है। लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री ने इतना लाड़ प्यार किया, पार्टी में सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी थी, कम से कम उन्हें ये बातें नहीं बोलनी चाहिए। मेरे भाई, जदयू के नेताओं को ये समझना चाहिए कि जिस प्रशांत किशोर ने उनके नेता नीतीश कुमार के डूबते हुए नाव को बचा दिया, अगर नीतीश कुमार की मदद 15 में नहीं किए होते तो अभी कहीं संन्यास लेकर झाल बजा रहे होते। नीतीश कुमार को प्रशांत किशोर ने तब मदद की जब नीतीश कुमार के साथ कोई नहीं था, ये जदयू वाले भी छोड़कर भाग गए थे मांझी जी के साथ।
तब नीतीश कुमार की मदद की है। नीतीश कुमार ने हम पर कोई एहसान नहीं किया है। और यही बात देखिए, तो लोग बोलते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, ये जो नेता हैं, नीतीश कुमार ने इनको बनाया होगा, इनको आगे बढ़ाने में मदद की होगी। प्रशांत किशोर को नीतीश कुमार ने नहीं बनाया है। मैं छोटा हूं, बड़ा हूं, अच्छा हूं, खराब हूं, अपने दम पर हूं। नीतीश कुमार के बनने में हमने कंधा लगाया होगा। नीतीश कुमार ने हमको नहीं बनाया है, हम अपने से बने हैं। जी। नीतीश कुमार ने ना हमको बनाया है, ना हमको वो खत्म कर सकते एक हैं। और सवाल है, क्योंकि ये सारी जो बातें हैं ये सारे लोग जान रहे हैं। सवाल ये है कि अब गांव-गांव में ऐसा नहीं है कि प्रशांत किशोर को कोई नहीं जान रहा है, जन स्वराज को कोई नहीं जान रहा है। गांव-गांव में जन स्वराज की चर्चा है, गांव-गांव में प्रशांत किशोर की चर्चा है। जब प्रशांत किशोर की चर्चा होती है गांव में, मैं जाता हूँ, लोगों से रिव्यू लेता हूँ, तो केजरीवाल का नाम जरूर आता है। कई लोग जो आपके पक्ष में हैं वो लोग कहते हैं कि प्रशांत किशोर हो सकता है बदलाव कर दें, लेकिन ऐसे भी लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि जब हम ये कहते हैं कि भाई केजरीवाल ने भी तो दिल्ली में एक नई पार्टी बनाई, सत्ता में वो आ गए, उसी राह पर प्रशांत किशोर भी है, तो वो कहते हैं कि दिल्ली अलग है, बिहार की राजनीति अलग, वहीं जाति से आगे कुछ नहीं है। ये गांव के लोग जैसा बोलते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, ऐसा है, पहली बात तो कि केजरीवाल ने क्या किया है, नहीं किया है, उसका और जनसुराज का कोई तुलना है ही नहीं। ये तो एक लोगों का एक आसान परिपेक्ष है कि वहां पर भी एक नया आदमी आके बनाया है, इस हिसाब से लोग बोलते हैं। केजरीवाल की जो मेथोडोलॉजी है, उनकी जो विचारधारा है, काम करने का तरीका है, जो उनके मुद्दे हैं और जो हम लोग बिहार में कर रहे हैं, वो बिल्कुल अलग है। और लोग उस तरीके से ठीक कह रहे हैं कि दिल्ली अलग है, बिहार अलग है। हम लोग जो कर रहे हैं, हम 2.5 साल से यहाँ गांव-गांव पैदल चल के कुछ काम, कुछ व्यवस्था बना रहे हैं। जहां तक रह गई बात जातियों की, तो ठीक है, जाति तो समाज की सच्चाई है ही। और ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार में है, यूपी में भी है, कर्नाटक में भी है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में भी है। अब बिहार के लोग वहां गए नहीं तो उनको लगता है कि यहीं पे खाली जाति है। आपको बस एक सीधा छोटा उसका उत्तर ये दूंगा, जो लोग भी ये कहते हैं कि बिहार में सिर्फ जाति पर वोट पड़ता है, उनको मेरा सीधा सवाल है कि भाई, बिहार में लोगों ने बड़ी संख्या में मोदी जी को वोट दिया है, तो ये बता दो कि मोदी जी के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं। अगर बिहार में हर व्यक्ति सिर्फ जाति पर ही वोट दे रहा है, तो बिहार में मोदी जी को वोट दिया किसने? अगर हर व्यक्ति बिहार में जाति पर वोट दे रहा है, तो मुसलमान लालू जी को वोट दे क्यों रहा है? मुसलमान तो लालू जी की जाति का नहीं है। मुसलमान लालू जी को इसलिए वोट दे रहा है कि उसको जाति से मतलब नहीं है, वो भाजपा के डर से वोट दे रहा है। उसी तरह बहुत जातियां ऐसी हैं जो भाजपा नीतीश को वोट देते हैं, उनको जाति से मतलब नहीं है, वो लालू जी के डर से उनको वोट देते हैं। तो ये लोगों का एक सिंपलिस्टिक एजम्पशन है कि सब लोग जाति पे वोट दे रहा है, ऐसी बात नहीं है। सर, यही सवाल है कि एक, मैंने पहले भी कहा कि एक सेट फॉर्मूला है, तय फॉर्मूला है कि जो बीजेपी विरोधी होगा वो लालू जी के साथ जाएगा, जो लालू जी का विरोधी होगा वो बीजेपी नीतीश कुमार के साथ आएगा। यानी दो धड़ों के बीच ही शुरू से लड़ाई रही है। आप एक तीसरे फैक्टर में काफी तेजी से उभर रहे हैं। एक सेट फॉर्मूला है कास्ट वाला भी, एक सेट फॉर्मूला है कि नीतीश जिसके साथ रहेंगे उनकी सरकार बनेगी, उनकी सत्ता आएगी। ये सब देखिए, ये रियर व्यू है। किसी भी राज्य को आप उठा के देखिएगा, तो जिस समय बंगाल में ममता बनर्जी ने पार्टी बनाई होगी, उस समय सेट फॉर्मूला था कि एक और कम्युनिस्ट है, एक और कांग्रेस है। जिस दिन बिहार यूपी में कांग्रेस के शासन को जनता दल ने चुनौती दी, तो सेट फॉर्मूला था कि एक और जनता दल था, एक और कांग्रेस थी। फिर वहां मायावती भी आई, फिर वहां भाजपा भी आया। जब पंजाब में अकाली दल और कांग्रेस थे, फिर आम आदमी पार्टी आई, वो जीत गए। तो जब तक कोई तीसरे या चौथे व्यक्ति या दल ने प्रयास नहीं किया है, तब तक तो कोई दो ही लोग रहेंगे ना। ऐसा थोड़ी ना कि ये बिहार में यूनिक है। आप किसी भी राज्य में जाइएगा तो वहां दो ही दल आपको मिलेगा। 35 साल से तो यही चीज नहीं, तो 35 साल से तमिलनाडु में भी ऐसे ही है, एक और डीएमके है, एक और एआईएडीएमके है। लेकिन अभी अगर वहां कोई एक्टर विजय आकर टीवी के बना लिए, तो बहुत बड़ी ताकत बन सकते हैं। सर, एक जी, अगर मान लीजिए आप राजस्थान जाइएगा, गुजरात जाइए, गुजरात में एक और कांग्रेस है, एक और बीजेपी है। पिछली बार आम आदमी पार्टी ने प्रयास किया तो तीसरा फैक्टर बन गए। ऐसा होता थोड़ी ना है कि कहीं स्पेस खाली है। भाई 100 लोग वोट दे रहे हैं तो 2 भाग में ही देंगे या 3 भाग में देंगे। यूपी में 4 पार्टियां रही हैं, बसपा रही है, भाजपा रही है, कांग्रेस रहे हैं और समाजवादी पार्टी रही है। एक और सवाल है सर, अब आपने पद यात्रा की 2.5 साल लगभग, मेरे ख्याल से आपने पद यात्रा बिहार के 2 साल लगभग सारे जिलों को आपने कवर किया है, हजारों किलोमीटर आपने पैदल चला। अब आप सत्याग्रह पर बैठ गए हैं। बाकी लोग चाहे तेजस्वी यादव हो या नीतीश कुमार, वो यात्रा पर निकले हुए हैं। सत्याग्रह पर जो बैठे हैं, ये क्या है सर, ये लोग जानना चाहते हैं। सत्याग्रह, ये जो आश्रम मैंने बनाया है,
मैंने जो अनुभव किया 2 वर्षों में और जो यहाँ की जरूरत है उसके मुताबिक मेरा ऐसा मानना है कि प्रशांत किशोर को लोग जान गए, जनसुराज को समझ गए। अब इस बात को दृढ़ता से समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए, उसके लिए एक प्रशांत किशोर काफी नहीं है, हजारों प्रशांत किशोर चाहिए। तो ये जो आश्रम बनाया गया है, जो मेरा अनुभव है, मेरी समझ है, जनसुराज की परिकल्पना है, इसको हजारों युवाओं तक पहुंचाया जाए, उनको उस पर प्रशिक्षित किया जाए ताकि वो गांव में जाएं और गांव में जाकर इस बात को प्रशांत किशोर बनकर समझाएं लोगों को, वोट के दिन तक वहां डटे रहे। इसलिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसका नाम है सत्याग्रह के सिपाही। 1 लाख बच्चों को बिहार से यहाँ लाकर उसको यहाँ प्रशिक्षित किया जा रहा है और प्रशिक्षित करके उनको गांव में भेजा जा रहा है कि आप अपने गांव में जाइए और अपने गांव में जनसुराज की परिकल्पना, बिहार के सुधार, बदलाव, भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए, शिक्षा व्यवस्था, पलायन के मुद्दों को का रास्ता निकालने के लिए आप जाइए और आप ये प्रयास कीजिए। तो ये जो सत्याग्रह आश्रम बनाया गया है वो तरीका है 1 लाख बच्चों को तैयार करने का, प्रशिक्षित करने का, जो गांधी के बताए हुए रास्ते पर चलकर, बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलकर बिहार में बदलाव के सूत्रधार बने। एक प्रशांत किशोर की बात न हो, प्रशांत किशोर ने जाकर गांव-गांव बता दिया, लेकिन अब उस गांव में तो कोई आदमी चाहिए, मैं तो फिर वापस उस गांव में नहीं जा सकता हूं। उस गांव के बच्चे आए, वो सीख कर जाएं और अब वो वहां झंडा गाड़े, इसके लिए ये आश्रम शुरू किया गया। आप इतने बच्चों पर भरोसा कर रहे हैं और आपकी टीम में काफी यूथ है। बीजेपी के बाद अगर देखा जाए तो आपके यहाँ बहुत यूथ दिखते हैं, लेकिन इस पर भी आरोप लगता है कि भाई कोई बड़ा नेता तो उनके यहाँ जाता ही नहीं है, कोई चेहरा उनके यहाँ जाने के लिए तैयार नहीं है, उनके पास नेताओं की कमी है। और एक और सवाल है मेरा, गाँव-गाँव में आप सर भेज रहे हैं, गाँव से क्या कुछ फीडबैक आ रहा है आपके पास? लोग क्या कह रहे हैं, आपके कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं, गाँव में क्या माहौल ऐसा है? बड़े नेता आएंगे तो लोग कहेंगे कि आप तो उन्हीं नेताओं को लेकर आ रहे हैं जो कि पहले से इस व्यवस्था में घिसे पिटे लोग हैं। अगर वैसे चेहरे आपको नहीं दिखेंगे तो आप कहेंगे तो सब नया है। तो जब आप बदलाव के वाहक बनना चाहते हैं तो स्वाभाविक तौर पर जो मेजॉरिटी है जनसुराज में वो नया ही चेहरा होगा। हमने कैमरे पर कहा है कि 2/3 से ज्यादा लोग जनसुराज से वो चुनाव लड़ेंगे जो पहले से चुनाव नहीं लड़े हैं। उसमें ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जो राजनीति में पहले से नहीं है, लेकिन कुछ लोग उसमें पहले से राजनीति किए हुए भी अच्छे लोग हो सकते हैं जो अब विकल्प के अभाव में कहीं दूसरे जगह थे, वो आएंगे तो उनका स्वागत, उनके लिए दरवाजा बंद नहीं है। लेकिन मेजॉरिटी इसमें उन्हीं लोगों की होगी जो बदलाव के वाहक बनना चाहते हैं, नए लोग हैं और इस सड़ी हुई व्यवस्था के कंट्रीब्यूटरी नहीं रहे, इस सड़ी हुई व्यवस्था को बदलने के लिए राजनीति में आ रहे हैं, अपनी नौकरी छोड़कर आ रहे हैं, अपना घर छोड़कर आ रहे हैं, अपना सेट लाइफ स्टाइल छोड़कर आ रहे हैं और बिहार को बदलने के लिए जुड़ना चाहते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर यहाँ आपको नए लोग ही दिखेंगे। एक और सवाल है, आप भी चर्चा सुन रहे होंगे कि आजकल बड़ी चर्चा में है निशान, नीतीश कुमार के जो पुत्र हैं कि राजनीति में आना चाहिए, राजनीति में आ सकते हैं। अगर वो राजनीति में आते हैं तो प्रशांत किशोर कितना स्वागत करेंगे, क्या आपकी प्रतिक्रिया होगी? देखिए, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो राजनीति से परे है। नीतीश जी के जो लड़के हैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जहां तक मैं समझता हूं वो आना चाहिए सर उन्हें, ना राजनीति में वो हैं ना आएंगे। जहां तक मैं समझता हूं क्यों नहीं आएंगे इस विषय पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ये उनका व्यक्तिगत मामला है और जो व्यक्ति राजनीति में नहीं है उस पर बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी समाज को या मीडिया को भी नहीं करना चाहिए। ये बहुत हल्की बात है। राजनीति में आ जाएं उसके बाद टीका टिप्पणी कर लीजिएगा। बाकी उनके लड़के राजनीति पर क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे, राजनीति में है, जो रोज कहना होता है कह ही रहे। बतौर इंसान आप क्या कहेंगे? चलिए पॉलिटिकल, मैं बतौर इंसान तेजस्वी यादव को जानता नहीं हूँ। कुछ बार मिला हूँ। 15 के जब चुनाव हो रहे थे तो उस समय तेजस्वी यादव की कोई इतनी भूमिका थी नहीं। 15 के चुनाव में लालू जी चुनाव लड़वा रहे थे तो मैं लालू जी के साथ मैंने काम किया हुआ है, उनको जानता हूँ। तेजस्वी यादव तो उस समय पहली बार चुनाव लड़ रहे थे। उसके बाद मैं बिहार में मैंने काम किया नहीं। जो तेजस्वी यादव को पब्लिकली मैं देखता हूँ, उनका हाव भाव, काम करने का तरीका, जो राजनीतिक बातें हैं जो सार्वजनिक है उस पर टीका टिप्पणी कर सकता हूँ। लालू जी के परिवार से जो लोग राजनीति में नहीं हैं उन पर मैं क्यों टिप्पणी करूंगा? कभी नहीं करता हूँ। चलते चलते एक दो और मेरे सवाल है सर। कोई भी चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव, हमने एक कॉमन मुद्दा देखा है, जंगल राज एनडीए के लोग भुनाते हैं। उधर से अगर देखें तो भ्रष्टाचार की बात लालू जी और कांग्रेस के लोग करते हैं, अफसरशाही की बात होती है, फिर पलायन की बात होने लगती है।
इस बार क्या मुद्दे होंगे, क्योंकि आप भी हैं चुनावी अखाड़े में, मुद्दे क्या वही रहेंगे या बदलेंगे? बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा है बदलाव। यहाँ बदलाव होना चाहिए, क्योंकि 35 साल से लोग भाजपा, लालू, नीतीश की शासन को देख देख के तबाह हो चुके हैं, थक गए हैं। बिहार में शिक्षा व्यवस्था सुधरे, ये मुद्दा है। बिहार से पलायन रुके, ये मुद्दा है। यहाँ के बुजुर्गों को सम्मान हो, 400 रुपए की पेंशन के बजाय उनको 2000 रुपये, बुजुर्गों को, विकलांगों को, विधवाओं को 400 रुपये पे जीवन न बिताना पड़े, ये मुद्दा है। बिहार के किसान भी हरियाणा, पंजाब के किसान की तरह समृद्ध बन सके, ये मुद्दा है। बिहार में घर घर में स्टार्टअप हो, उनके लिए पूंजी उपलब्ध हो, ये बिहार का मुद्दा है। और इसी पर 5 सूत्रीय जो प्रोग्राम है जनसुराज का, बिहार में शिक्षा की अच्छी व्यवस्था, और जब तक सरकारी व्यवस्था न सुधरे तब तक लोगों को ये आज़ादी हो कि लोग प्राइवेट स्कूल में भी अपने बच्चों को पढ़ाएं तो उसका फीस सरकार भरे, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अच्छी शिक्षा हासिल कर सके। दूसरा जो हम लोगों ने कहा है कि साल भर के अंदर यहाँ पर मजबूरी में किसी को पलायन न करना पड़े, 10 से 15 हजार रुपए के उसको रोजगार की व्यवस्था हो। तीसरी बात जो कही गई है कि 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को, महिलाओं को, पुरुषों को, विकलांग को, दिव्यांगों को जो 400 रुपए का पेंशन मिल रहा है वो 2000 रुपए का पेंशन मिले। चौथी बात ये बताई गई है कि हर घर में रोजगार हो, उसके लिए 4%, 4 रुपया सालाना के दर पर उनको ऋण मिले सरकारी गारंटी पर, ताकि हर आदमी कुछ ना कुछ रोजगार कर सके। और पांचवी और अंतिम बात, खेती को मनरेगा से जोड़ा जाए, ताकि किसानों को जो मजदूर मिल रहे हैं वो फ्री हो जाए, और किसान धान गेहूं के साथ साथ या इसको छोड़कर नगदी फसलों की खेती की ओर जाए, ताकि पर हेक्टेयर या पर एकड़ जो प्रोडक्टिविटी है, जो आमदनी है, वो किसानों की बढ़े। ये 5 सूत्री जो जनसुराज का मूल विजन है, इसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। सर, इस पर आपके जो पॉलिटिकल जो विरोधी हैं वो सवाल उठाते हैं, चलिए मुनासिब है, लेकिन लोग भी कहते हैं कि प्रशांत किशोर जो एजेंडा गिनाते हैं वो कैसे हो पाएगा? लोगों के मन में ये हो गया कि हो ही नहीं, कैसे नहीं हो, कैसे नहीं होगा? यही तो मैं जानना चाहता हूं। भाई, बिहार का सबसे कॉम्प्लेक्स इशू है पलायन। हम लोगों ने उसका पूरा प्लान दिया है कि बिहार में पलायन कैसे रुकेगा। बिहार में जो श्रम का पलायन है, लोगों का पलायन है, वो तब रुकेगा जब बुद्धि का पलायन रुके। बुद्धि का पलायन तब रुकेगा जब पूंजी का पलायन रुके। जब यहाँ लोगों के पास पैसा होगा, पैसा उनके पास होगा जिनके पास बुद्धि है, समझ है, तो वो कुछ काम करेंगे। वो जब काम करेंगे तो अपने आप यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट होगा। पिछले 1990 से लेकर पिछले वर्ष तक बिहार से बैंकों ने 26 लाख करोड़ रुपया बाहर भेज दिया। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि अगर बिहार में बाहर से पैसा आए या न आए, जो बिहार के लोगों के बचत का पैसा बैंकों में है, वो पैसा ही अगर बिहार में इन्वेस्ट होने लगे तो पिछले 30 वर्षों में 26 लाख करोड़ रुपया एक्स्ट्रा, मतलब हर साल करीब 2 लाख करोड़ रुपया एक्स्ट्रा पैसा बिहार में इन्वेस्ट होने लगेगा। वो जब पैसा इन्वेस्ट होगा तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बुद्धि वाले लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, उस पैसे का इस्तेमाल किस चीज के लिए करेंगे? वो यहाँ घर बनाएंगे, वो यहाँ रोजगार के अवसर पैदा करेंगे, वो खेती में इंप्रूवमेंट लाएंगे, वो गाड़ियां खरीदेंगे, वो दुकान खोलेंगे। जब पूंजी उपलब्ध होगी समझदार लोगों के पास, तो वो कुछ ना कुछ रोजगार करेंगे। जब जैसे ही पूंजी और बुद्धि का पलायन रुका तो श्रम का पलायन अपने आप रुक जाएगा। तो इसके लिए तो सरकार में आना होगा सर। नहीं, सरकार में आना होगा तो उसके लिए चुनाव लड़ रही है सरकार में आ जाएंगे सर। यही तो लोग कह रहे हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस है ये। तो भैया, ओवर कॉन्फिडेंस आप किस चीज को कह रहे हैं? 2.5 साल से 15 घंटा मेहनत करने को अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस कह रहे हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस लोगों के मन में सर एक परसेप्शन बन गया ना कि 10 साल अगर कोई राजनीति में रहेगा सड़क पर तभी वो सत्ता में आ सकता है। ठीक है, आ सकता है। मान लीजिए कि अगर आप यही समझते हैं कि 10 साल में कोई 10 साल मेहनत करेगा तब उसको जनता मौका देगी, मान लीजिए परसेप्शन है, तो 10 साल में कोई नेता, कोई दल जितनी मेहनत करता है उसको अगर आप मैन आवर में जोड़ लीजिएगा तो नेता जो है वो 30 दिन में 10 दिन काम करता है, 15 दिन 20 दिन काम करता है, हर दिन 8 घंटा काम करता है। प्रशांत किशोर पिछले 2.5 साल में बिना छुट्टी लिए हुए 30 दिन 12 घंटा 14 घंटा काम कर रहे हैं। तो जितना सामान्य नेता या दल 10 वर्ष में काम करते हैं उतना काम हम लोग 2.5 वर्ष में किए हुए हैं। तो यहाँ ये कहना ठीक है कि बिहार जैसे राज्य को जीतने के लिए आपको 10 साल मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन 10 साल आप 5-5 घंटे काम कीजिए या 5 वर्ष आप 10-10 घंटे काम कर लीजिए, यानी जनता रिवॉर्ड देगी। बिल्कुल देगी। बहुत बहुत धन्यवाद।